बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ, इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। लोग परेशान हैं, बार बार लोगों के मैसेजेस भी आते हैं कि मोटरवे खुल गई है और इसके साथ साथ रिंग रोड खुल गई है। कुछ हालात की पेचीदगी बल्कि सेंसिटिविटी के पेश नज़र ये इस तरह के इक़दाम बहुत ज़रूरी होते हैं और इस चीज़ को हम सबको समझना भी है, क्योंकि ये हमारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह के इनिशिएटिव अगर ना लिए जाएँ तो हालात ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है, मज़ीद भी हो सकते हैं। तो हम सबको इसका मिलकर साथ देना चाहिए। ऑल्दो तमाम रास्ते खुले हैं जी, और आप अगर जाने से पहले इंफॉर्मेशन भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए। वैसे आपको अपडेट हम ये कर रहे हैं कि तमाम रास्ते खुले हैं, आपने जहाँ कहीं पे भी जाना है, मोटरवे भी खुली है, रिंग रोड भी आप आसानी सफ़र कर सकते हैं और दुआ है कि सब लोग महफूज सफ़र करें। प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। स्मॉग शहर में आज भी है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ये जो सेम टाइमिंग है स्कूल की और ऑफिस की, ट्रैफिक का चौक रहना, मेरे ख्याल से ये एक बड़ी वजह स्मॉग में बनती चली जा रही है। अब मेरे ख्याल से कुछ टाइमिंग चेंज करने की ज़रूरत है। बार बार इस तरफ इसलिए निशानदेही कर रहे हैं कि वो जो रीज़न जिसकी वजह से आपने ये डिसीजन लिया था वही वजह बन रही है स्मॉग की। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, इमरान यूनुस और दुर्र नायाब। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम मुश्तरका एक इशू डिस्कस कर रहे थे और वो ट्रैफिक ही था। इमरान भाई जी बिल्कुल, हम यही बात कर रहे थे कि पहली बात तो ये है कि वही जो हम डिस्कस कर रहे थे कि चूँकि स्कूल का टाइम जो है वो एक है, दफातर का टाइम एक है, तो इस वजह से वो रोड जो बिल्कुल सिग्नल फ्री थे और वहाँ पर भी आपको ट्रैफिक का रश जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और उसकी बड़ी वजह जो है वो ये जो आपकी रोंग पार्किंग है और इसके साथ आपके जो चिंगची ऑटो रिक्शा हैं, ये जहाँ इनका दिल करता है वहाँ पर ब्रेक लगा लेते हैं, सवारी बिठाना शुरू कर देते हैं। और जब आपकी, मैं यही बात यहाँ पर लाजमी डिस्कस करना चाहूँगा कि जो आपके सिग्नल फ्री रोड जो होते हैं, अगर वहाँ पर एक भी गाड़ी सिर्फ 1 मिनट के लिए भी रुके और वहाँ पर तवील लाइनें जो है वो लग जाती है। क्यों? क्योंकि सिग्नल फ्री रोड पे गाड़ियाँ जो है वो अपनी मुकर्रा रफ्तार पर चल रही होती हैं और जब आगे कोई गाड़ी रुकती है तो फिर वो ब्रेक लगाते हैं और फिर यही सूरत हाल, जैसे हम बात कर रहे थे मौलाना शौकत अली रोड की सूरत हाल भी ऐसी ही है निस्बतन उनके, जहाँ पर सिग्नल्स लगे हुए हैं वहाँ पर रश जो अब ये सिग्नल की वजह से होगा, लेकिन जो सिग्नल फ्री रोड्स हैं वहाँ पर रश जो है वो रॉन्ग पार्किंग और दूसरा ये ऑटो रिक्शा वगैरह जो है गलत पार्किंग की वजह से इस वजह से होता है। और दूसरी बात रही कि ट्रैफिक की सूरत हाल जो पिछले कुछ दिनों में नज़र आई है वो PTI के एहतजाज की वजह से, नो डाउट ये एहतजाज जो है लाहौर से भी शुरू हुआ था, लेकिन लाहौर में सूरत हाल, एहतजाज की सूरत हाल बेहतर होने के बावजूद रोड जो है वो बंद रहे। कल दुर्र नायाब की भी खबर थी कि रिंग रोड जो है वो उसको भी बंद कर दिया गया। तो हम तो हमेशा ये कहते हैं कि लाहौर में कोई एक रोड बंद हो, उसका सारा जो रश है वो दूसरी शाहराहों पर आता है और पूरा लाहौर जो है वो ट्रैफिक उसकी जैम हो जाती। लाइक ये देखिए, फिरोजपुर रोड खुदा ना खास्ता अगर किसी सूरत के तहत बंद हो, या जेल रोड या माल रोड या लोअर माल रोड बंद हो, सारा दबाव जो है वो दीगर रोड्स पर आता है और वहाँ पर ट्रैफिक का रश जो है वो आपको नज़र आता है। इस चीज़ को देखते हुए जब आप बंद ही कर देंगे एक रोड को बिल्कुल ही, लाइक रिंग रोड है या कोई भी मुल्तान रोड है, ठोकर न्याज बेग है, किसी को भी बंद करेंगे तो लाहौर में ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और लाहौर में ट्रैफिक का दबाव बड़ी होने की एक वजह ये भी है कि यहाँ पर लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं मिलती है ना, जिसका रोना हम एक अरसे से रोते आए हैं। पता नहीं हमारी हुकूमत को कब समझ लगेगी। अच्छा इमरान, वैसे मैं इससे थोड़ा इख्तलाफ करूंगा क्योंकि गरीबों का मसला नहीं है, वो तो बेचारे प्राइवेट वैन होती है उसमें 25-25 बच्चे घुसा के वो तो कर लेते हैं। मसला है हमारे शराफिया का। अब अगर मैं अपने रूट की बात करूं, पाइन एवेन्यू से जौहर टाउन के सामने जिना हॉस्पिटल, गार्डन टाउन, गुलबर्ग तक, यहाँ पे इतने मशरूम ग्रोथ में स्कूल बन चुके हैं कि एक बच्चे को एक गाड़ी छोड़नी आती है, ठीक है, 50 बच्चों को 50 गाड़ियां छोड़नी आती है, 100 बच्चों को 100 गाड़ियां छोड़नी आती है। और उनके पास ना पार्किंग है स्कूलों के पास, ना उनके पास सर्विस लेन में जगह है। बाहर एक गाड़ी रुकी तो समझे गए जी। आपकी ये सारे सिग्नल फ्री रूट है जिसका मैंने जिक्र किया, इसकी एक मेन रोड की लाइन पे गाड़ियां पार्क होती हैं, ठीक है। आप LDA के ऑफिस के सामने, जौहर टाउन के सामने बहुत सारे स्कूल हैं, आप उनके सामने जमे गफीर होता है और किसी की जरूरत है कि तो भाई ये देखिए ना कि आपकी गवर्नमेंट ने ये शर्त आयद की थी कि प्राइवेट स्कूल जो है वो भी बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए अपनी ट्रांसपोर्ट जो है वो मुतारिफ करवाएंगे। एक कहाँ गया वो प्रोजेक्ट? ये वाली बात तो एक स्कूल भी जो है वो आप मुझे दिखा दें जिसमें हुकूमती रेट कहीं है ही नहीं।
सरकारी स्कूल नहीं है। अब तरक्की पजीर ममालिक सरकारी स्कूल तो हम बहुत जल्दी देखेंगे बंद होने जा रहे हैं ना। ये फिर क्या करेंगे, प्लान बाय डिजाइन। गवर्नमेंट ने जब भी किसी इदारे का बेड़ा गर्क करना होता है ना, हमें पता है, चूंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो दुरे नयाब भी एक अरसे से करते चले आ रहे हैं। मैं भी जो है वो प्रोफेशनल डिपार्टमेंट जो है वो एक अरसे तक मैंने किए हैं, 8-9 साल तक, और अभी भी डिपार्टमेंट जो है वो कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने जब किसी महकमे का बेड़ा गर्क करना होता है, किसी शोबे को बेड़ा गर्क करना होता है, ये करते क्या है, उसको माली तौर पर पहले खराब करते हैं, उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उसको चलाने की बात करते हैं, और उसके बाद उसको प्राइवेट माफिया के हाथ दे देते हैं। वो भाई, जब प्राइवेट माफिया इन चीजों को या प्राइवेट लोग इदारों को चला सकते हैं, उनके पास ऐसा कौन सा कानून का खजाना है कि वो चला लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या तकलीफ है? बड़ी हैरानकुन खबर मैं आज आपको देता हूँ। ये हसास इदारों के पास रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं कि कौन कौन से बड़े बड़े लोग जो हैं वो प्राइवेट स्कूल के फ्रेंचाइज लेकर बड़े बड़ी नामी ग्रामी चला रहे हैं, कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके पास फ्रेंचाइजी हैं। अच्छा, वो मैंने तो पढ़ी है, लेकिन जाहिर पता हमारे ताल्लुक भी है, हमारे दोस्त भी हैं, तो उनका नाम लेते हैं। अच्छा, माजरत के साथ यहाँ हमारे माशरे में अभी पता है क्या है कि जब हम किसी को कहते हैं ना कि यार कारोबार नहीं चल रहा, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो यकीन जाने वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार या तो कोई एकेडमी या स्कूल खोल लो, ठीक है, या कोई मेडिकल स्टोर खोल लो, पैसे ही पैसे हैं, मतलब कमाई का जरिया बन गए हैं हमारे स्कूल। नहीं है, वाकई ऐसी है। फिर हालात आपके सामने हैं। खैर, ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर मुझे नहीं लगता कि होने वाली है, हो सकती है। शहर के अंदर मामला जो हैं ट्रैफिक के इंतहाई जो है वो, आप पीक आवर्स में चले जाएं, आप स्कूल कॉलेजेस के आवर्स में चले जाएं, आप नॉर्मल रूटीन में चले जाएं, ट्रैफिक के बुरे ही हाल हैं। और इसके लिए मेरे ख्याल से आपको सिटी ट्रैफिक पुलिस को भी जो है वो प्लानिंग करनी है, और इसके साथ साथ थोड़ा सा शहरियों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। शहरियों की बहुत सारी गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ जो हम समझते हैं वो बड़े खमियाजा उसके हमें भुगतने पड़ते हैं। आपकी गलती का खमियाजा किसी और को रोड पे भुगतना पड़ता है। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा मोहतात ड्राइविंग कीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास ज़रूर रखें। ये सब चीज़ें हमारे लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बाइक पे जो लोग हैं प्लीज़ हेलमेट पहने। टाइम टू टाइम हम ये हेड इंजरी के हवाले से प्रोग्राम करते रहते हैं, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि ये हेलमेट आपकी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद डिटेल डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर हमारी आज की लीड स्टोरी है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम ताखीर का शिकार है। 47 मंसूबों की फिर ई टेंडरिंग होगी। आई थिंक कि जो सीएम साहिबा ने मंजूरी दी थी और डीसी साहब को टास्क दिया था, ये वही लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। देखिए, ये बहुत बड़ा फेलियर है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम वो है जब से वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा आई हैं, उनकी जुबान पे एक ही रट थी कि जी मैंने लाहौर के लिए एक ऐसा कम्प्रिहेंसिव पैकेज देना है। ऑल तो वो बहुत अच्छा पैकेज है कि आप गलियों में, मोहल्लों में जाके हर तरह से जहाँ जहाँ पानी, सीवर और बाकी लाइनें मौजूद नहीं है, पैच वर्क होने हैं, जहाँ पे गलियाँ बननी है। ये कहने को छोटे काम है लेकिन बहुत बड़े मसाइल। लेकिन ये वो काम है कि जिसकी वजह से ना मैं भी खुश नजर आऊँगा, आप भी खुश नजर आएंगी, मेरे घर के आगे गली बनी होगी, लाइट लगी होगी, गटर बना होगा, मैं भी अप्रिशिएट करूँगा। अब इसको तो मुझे लगता है कि वैसे ब्यूरोक्रेसी डुबोने को तैयार है। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अपनी आंखों से ब्यूरोक्रेसी का चश्मा उतारना पड़ेगा अगर वो परफॉर्म करना चाहती है। नहीं, ताखीर क्या है? सीएम साहिबा ने तो ताखीर क्या है, अजीबो गरीब किस्म की स्क्रूटनी किए बगैर वो टेंडरिंग डली जा रही है। किसी ने अगर घर का कोई पेंट का काम किया है वो भी ठेके में डाल रहा है अपना हिस्सा, किसी ने कोई कारपेंटिंग का काम किया है, कोई घर की मुरम्मतें करता है, बिल्डिंग का काम करता है, वो भी सड़कों बनाने के ठेके डाली जा रहा है। आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है कि आप स्क्रूटनाइज करें कि प्रोफेशनल लोग आए, उसके बाद कंपटीशन हो। अब इतने ज्यादा हालत खराब है कि 30-30, 34% बिलो पे जाके काम ले रहे हैं। अब 100 रुपए का काम हो और मैं आपको कहूँ जी कि मैं आपको 60 रुपए में कर दूंगा, मैं कैसे कर दूंगा? मैं चोरी करूंगा, मैं फजिंग करूंगा, मैं उसके अंदर 2 नंबरी करूंगा, तो फिर मैं उसकी कॉस्ट पूरी कर सकता हूँ। अब यही बात हो रही है कि लोग उसमें लीस्ट इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं। काम करने वाले जो प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनकी वजह से वो जा रहे हैं, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इनको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। जो लास्ट टेंडरिंग भी हुई है उसमें ये तमाम तर स्कीमें जो हैं वो टाइम बाउट हो गई, यानी कि उस पर किसी ने ना पार्टिसिपेट किया और ना उसको कंप्लीट किया जा सका, ना उसको कामयाबी से सिरे चढ़ाया जा चुका। अब सारा बर्डन जो है इस वक्त फिर हुकूमत पे आ जाएगा। टाइम गुजरता जा रहा है तेज़ी के साथ, आपके पास वक्त कम है, परफॉर्म करने के जो दिन थे, जो काम करके दिखाने के दिन थे, वो ज़ाया हो रहे हैं। बिल्कुल सही। और मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आला ने अब तक इनको क्यों नहीं इस बात पे जो है वो पूछा कि ये क्या हो रहा है।
और वो कोई ना कोई जाके नई एक रील सुना देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे हो गया था। आपको पता है ब्यूरोक्रेसी तो फिर टाई कोड लगा के जाती है, तो वो तो ऐसी परफ्यूम लगा के टाई कोड के वो मैडम ऐसे इस तरह हो गया था ये वो, फिर उसी तरह हाँ हाँ ठीक है इसको जल्दी करें, ये नहीं चलेगा। नहीं, अब इससे बाहर आने की अब यहाँ पे लाहौर के लिए आपने दिया ही क्या, सिर्फ एक लाहौर डेवलपमेंट पैकेज, उसकी आपने 8 माह में मत मार दी है। और अगर एक माह यही रहा ना, जो नजर आया ना सड़कों में कहीं कहीं बस पैच वर्क, वो तो अलग था, वो भी होता रहता है। हाँ, इसका हिस्सा नहीं है। हमें तो उस पैकेज का इंतजार है जो 137 अरब का है। 1 खरब 37 अरब अगर लाहौर में लगे हों तो आपको नजर तो आए ना, लेकिन 8 माह से आप लगा ही नहीं पा रहे, आप उस स्टेज पे जा ही नहीं पा रहे, आप उस चीज को अचीवमेंट कर ही नहीं पा रहे। क्या इसमें डीसी साहब जवाब दे नहीं है कि जी आपको एक टास्क दिया गया था, आप उसकी टेंडरिंग करवाने में कामयाब नहीं हो सके, क्या वजूहत है? प्रोसेस तो शफाफ हो रहा है लेकिन टेंडर क्यों नहीं काम अंजाम पा रहे? लोग जो बेचारे भूखे कंट्रैक्टर मार रहे थे वो आपके पास क्यों नहीं आना चाह रहे? मुझे बताएं, आपको काम ना मिलता हो और काम भी आपके सामने पड़ा हो तो कोई वजह है ना जो मैं काम नहीं लूंगा, मैं अपनी जेब से तो नहीं भरूंगा ना। तो रेट्स के इश्यूज है, उसके टेंडर के अंदर प्रोसेस के इशू है, नॉन प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स की पार्टिसिपेशन के इशू है, अच्छे लोगों के जो है वो फुकदान है, काम करने वाले लोगों की कमी है। तो मेरा ये ख्याल है कि अल्लाह करे ये दिसंबर जनवरी तक भी कुछ सिरे चढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये डीसी साहब इजलास किस चीज़ का, तरक्याती प्रोग्राम का कर रहे हैं? देखिए, अगर वज़ीर आला साहिबा ये प्रोग्राम देख रही हैं तो दुर्र नायाब भाई ने उनको इस वक्त मजबूर कर दिया है कि वो ये लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का ठेका जो है उस कंपनी को दे जो हमारे यहाँ जीटी रोड बनाती है, जो रिंग रोड बनाती है और जो बाकी बड़े बड़े मंसूबे जो है वो हासिल करती है, जो 1 लाख का काम 10 लाख में करती है, और उसने भी आगे ये काम जो है ना वो आगे ठेकेदारों से करवाना होता है। ठीक है, खैर ये बात अब यहाँ है लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से दुर्र नायाब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब से पंजाब हुकूमत आई है उन्होंने यही कहा था कि हम लाहौर को डेवलप जो है वो नए सिरे से करेंगे। और अना बात इस तरह है, लाहौर को आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, दुर्र नायाब भी जानता है। ठीक है, हम लाहौर को यकीन जाने, मुझे नहीं लगता कि हमसे ज़्यादा कोई लाहौर को जानता होगा। क्यों? क्योंकि पिछले 17 साल से हमें जो असाइन किया जाता था काम 2008 से दुर्र नायाब को और मुझे, दुर्र नायाब तो 2009 में आई थिंक आए थे, तब से हमें ये, और इमरान उससे पहले था, और अब हम दोनों के बाल उड़ चुके हैं। तब से हमें एक चीज़ असाइन होती थी कि आपने लाहौर की कोई शाहराह नहीं छोड़नी जिसको आपने हाईलाइट करना है। तो आप यकीन जाने हम बेगम कोट से शुरू होते थे, कान्हा तक जाते थे, फिर मनावा तक, कभी हम पूरा लाहौर हम घूमे हुए हैं। 1 खरब 37 अरब रुपया अगर लाहौर पे लग गया ना, सही कह रहे हैं आप, 1 अरब 37 करोड़, ये आप शक्ल, मैं कहता हूं लाहौर पेरिस तो क्या, मैं कहता हूं अमेरिका बन जाएगा, अमेरिका से भी ज्यादा प्यारा बन जाएगा हमारा लाहौर। लेकिन ये होगा नहीं, तो मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं होगा। अगर 1 खरब 37 अरब लाहौर पे लग गया, यहाँ पर पीसीसी वर्क हो गए, टफ टाइल्स लग गई, ग्रीन बेल्ट्स बन गई, हर किसी की गली शाहराह पे लाइट लग गई, उसके बाद होगा क्या? उसके बाद आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है ना, और जो आपके टाउन्स और दीगर इदारे हैं, उनको काम करने का मौका नहीं मिलेगा। वो कैसे दोबारा फंड्स हासिल करेंगे कि जी हमारे सड़कें टूटी हुई हैं, हमने पैच वर्क करना है, खत्म हो कैसे करेंगे? वो उनकी एंटियां खत्म हो जाएगी दरमियान में। आपकी ब्यूरोक्रेसी ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होने देगी। आप यहाँ बैठी हैं, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, दुर्र नायाब भी बैठा। जिस दिन ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया ना, आप मुझे बताइएगा, ये प्रोजेक्ट आपकी ब्यूरोक्रेसी ही मुकम्मल नहीं होने देगी। और ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने की बात पता है क्या है? ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने की बात ये है कि लाहौर के हर इलाके में रोड बनाओ, हर इलाके में पीसीसी वर्क हो, हर इलाके में टफ टाइल हो, हर इलाके में लाइट्स लगी हो। मुझे समझ नहीं आती है कि अब ये इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट है, सीएम साहिबा को ये भी पता है, अगर वो ये कर देती हैं तो लाहौर ये उनके शुक्रगुजार होंगे। भाई ब्यूरोक्रेसी फॉलो करेगी, वो बैठ जाएगी। इमरान, हमें ये भी पॉइंट याद रखना चाहिए कि इसी ब्यूरोक्रेसी से 13 माह में आपने रिकॉर्ड काम कराया। बिल्कुल, आपने इतना फॉलो अप लेना सीएम साहिबा, आपने इतना काम कराया कि मैं खुद परेशान। फिर वो बात कर रहे हो जो उनको बुरी लगेगी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ फिर नोटिस दिलवाओगे खुद को, मुझको। मैं कह रहा हूँ अगर आपके घर का बच्चा खराब होता है तो उसमें आप लोग जिम्मेदार होते हैं। आप उसकी छोटी छोटी गलतियां, कोताहियां जो है नजरअंदाज करते हैं, आप उसकी गैर जरूरी बातों को मानना शुरू कर देते हैं, आप उसको
सवाल करने के बजाय उसकी बात सुनना शुरू कर देते हैं, तो खराब होती है। देखें 13 माह बहुत अच्छे गुजरे, इसी ब्यूरोक्रेसी ने परफॉर्म किया, यही अफसरान थे। सीएम साहिबा फॉलो अप तो ले, कहां पर कितना काम हुआ? अच्छा, उसके बाद भाई उस दौर में ब्यूरोक्रेसी जो है मिलाद करवाती रही है, दुआएं करवाती रही है मसाजिद में कि ये निगरान हुकूमत जल्द से जल्द चली जाए। अच्छा, वो ये भी करवाती रही है। नहीं देखें, एक बात तय है कि मरियम नवाज शरीफ क्योंकि उन्हें काम करना पड़ रहा था। विजन बहुत अच्छा है, ठीक है, जो लाहौर के अंदर ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों के घरों और दिलों में जाके जो काम करने की बात है, बहुत अच्छी बात है। ये काम हो गया तो हर घर में इनके वोट में इजाफा भी होगा। आपको इस चीज को भी समझना चाहिए, करना चाह रही है ना, इसी चीज को भी समझना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ है, अब गलतियां कहाँ पे है? अगर कोई अफसर परफॉर्म नहीं कर रहा तो मेरा ख्याल है कि उसको जाना चाहिए, उसको तब्दील करके कोई और काम दे देना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे कैमरामैन से काम नहीं होता तो हम उसको किसी बैकडोर चैनल पे बैठ के दूसरा काम दे देते हैं। अगर वो खड़ा होकर काम नहीं कर सकता तो कुर्सी पे बिठा के इनडोर किसी एक्टिविटी में दे देते हैं। हर बंदे से काम लिया जाता है। बिल्कुल। तो अगर आपके ये अफसरान परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अगर इनकी प्रेजेंस नहीं है, ये फील्ड में नहीं निकल रहे, इनके लाइजन नहीं है, लोगों के साथ राब्ते नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि इस ब्यूरोक्रेसी का लाहौर में बात ये है कि निगरान सेटअप में जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई थी, मुझे ये बताएं उनका क्या सियासी बैकग्राउंड था? कुछ भी नहीं था। अब वजीर आला साहिबा का जो प्रोजेक्ट है ना, मरियम की दस्तक, उसमें ज़्यादातर प्रोजेक्ट, जो ज़्यादातर मंसूबे हैं, जो ज़्यादातर चीज़ें हैं, वो कौन सी हैं? वो निगरान सेटअप में ही इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। यहाँ पर इब्राहिम हसन मुराद जो हैं, जब वो वजीर थे निगरान सेटअप में, उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए थे जो आज मरियम की दस्तक में शामिल हैं। और वो बड़ी अच्छी बात है कि अगर ये उस सेटअप के, उस वजीर के, उस इब्राहिम हसन मुराद के प्रोजेक्ट को लेकर आगे चल रही हैं, चलें आपने अपना नाम दे दिया, मरियम की दस्तक कह दिया, ठीक है, बहुत अच्छे, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड हो, गली मोहल्ले में बल्दियात से रिलेटेड हो, ठीक है, लोगों की फलाह के काम हो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट हो, ये तमाम इंट्रोड्यूस करवाए गए थे उस दौर में। इनको आप लेकर चल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस दौर में जब आपकी ब्यूरोक्रेसी से काम लिया जा रहा था, मीटिंग्स ली जा रही थी, फील्ड में जाया जा रहा था, वहां पर अफसरान को साथ लेके वुज़रा घूमते थे, भाई आप भी वो काम करें, निकले आप, इमरान, आपको जरूरत है। वो इंपोर्टेड शूटिंग नहीं करते थे, वो इंपोर्टेड जूते नहीं पहनते थे। मैंने डिप्टी कमिश्नर राफी हैदर को हमेशा जॉगर्स पहने देखा, मैंने कमिश्नर मोहम्मद अब आपको ये लोग हमेशा रात को जाके देखा। तो अब माजरत के साथ अब आप क्या कर रही हैं? अब आप ब्यूरोक्रेसी के सामने अपने वुज़रा को जलील कर रही हैं। आप अपने वुज़रा को ये कह रही हैं कि जी अगर आपसे ब्यूरोक्रेट जो है वो हैंडल नहीं हो रहे तो आप रिजाइन कर दें। ये भाई क्या तरीका है? बिल्कुल। अच्छा जी, पैचवर्क की तरफ आ जाते हैं। 35 करोड़ टीपा ले गया एलडीए के लिए, 13 करोड़ बचे हैं। जरा दुर्रे ने आप ये मंतक भी समझा दें। अच्छा, ये मंतक ना मैं खुद खबर देते हुए 10 बार सोच रहा था कि ज्यादा काम तो एलडीए कर रहा था, ठीक है, एलडीए का कंट्रोल एरिया भी ज्यादा था। उन्होंने तकरीबन जो काम है वो कह सकते हैं कि 40 करोड़ का किया था। अच्छा, बाकी उनको जो 13 करोड़ उनको टोटल मिले। उसके बाद जो टीपा ने काम किया 35 करोड़ का, उसमें भी 20 करोड़ एलडीए को कहा जा रहा है कि वो उनको ट्रांसफर करें। अच्छा, अब 35 करोड़ कहाँ लग गए, कैसे लग गए, समझ नहीं आ रहा। वो तो खैर एक लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन एक तो गैर मुनसफाना तकसीम है, दूसरी बात है कि एलडीए ने जब 40 करोड़ का काम किया है, 13 करोड़ से रेस्ट ऑफ जो उनकी फाइलें बन चुकी हैं, वो फिर क्या अंडरहैंड कोई पेमेंट्स करेंगे या कोई अपना नीचे मैनेज करके थोड़े थोड़े पैसे करके, क्योंकि चीफ इंजीनियर का अपना इख्तियार भी होता है कि वो 50 लाख तक पेमेंट कर सकता है बगैर किसी अप्रूवल के, बगैर किसी को पूछे, ये उसका इख्तियार है। अब मुझे तो ये लग रहा है कि जो बाकी पैसे हैं 13 करोड़ के बाद, वो सारे जो है 50-50 लाख कर करके जो है ना वो बांट दिए जाएंगे। लेकिन आखिर जो काम हो गया वो तो होना है। अब इसमें अप्रूवल और कर करा के सारा काम जो करवाया गया, उस पर डीजी को चाहिए था कि वो इन चीज़ों को सोचते और देखते कि कैसे कैसे किया है, क्या किया है, पैमाइशें कहाँ हैं, थर्ड पार्टी वैलिडेशन कहाँ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि थर्ड पार्टी वैलिडेशन बड़ी ज़रूरी होती है। आपने अगर 100 फुट रोड बना दी तो क्या कोई बंदा कौन वेरीफाई करेगा कि 100 फुट बनी, और फिर उस पर वही आपने मटीरियल यूज किया, मटीरियल कौन सा यूज किया, उसकी स्ट्रेंथ। सबको पता है कि हमारे यहाँ मटीरियल कैसा यूज होता है। दुर्रे नियाब का तो रास्ता है ये जो चौकत खाने वाली रोड, चेंज कर लिया। मैंने चौकत खाने वाली रोड है, उस लेन में कौन सा मटीरियल? मैं नहीं आता वहां से, जो मर्जी हो जाए ना, मैं वहां से आता हूँ ना जाता हूँ। बात ये है, इस प्रोजेक्ट में अगर कोई ये कहे कि जी स्मोक की वजह से तरक्याती कामों पर पाबंदी थी इसलिए ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, भाई तरक्याती काम शुरू नहीं करने, उसका अमल शुरू करना है। तो 5 दिन की पाबंदी थी, वो अमल शुरू करना है, उसको अभी आपने प्रैक्टिकली रोड पे जाके शुरू नहीं कर देना, आपने उसका फाइल वर्क मुकम्मल करना है, उसकी टेंडरिंग मुकम्मल करनी है। ठीक है, फाइल वर्क में आपको टाइम लगता है, लेकिन जब आपने एक चीज की डेडलाइन रखी हुई है 20 नवंबर,
20 नवंबर डेडलाइन रखी है। बिल्कुल ऐसे ही। माजी में ऐसे भी लोग हैं, फिर हम कोई बात करेंगे बुरी लगेगी, माजी में ऐसे भी लोग हैं जो डेडलाइन से कई कई देर पहले काम मुकम्मल कर लेते थे, और यहाँ पर 20 नवंबर की डेडलाइन है और अभी तक आपकी टेंडरिंग जो है उसका अमल मुकम्मल नहीं हो रहा। कैसे आप इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे? खुदा ना खास्ता ये अगर हुकूमत चली गई, खुदा ना खास्ता अगर ये हुकूमत चली गई, शायद ये बात भी बुरी लगे, मुझे बताएंगे ये 1 खरब 37 अरब का प्रोजेक्ट कहाँ गया फिर? कोई और गवर्नमेंट कहेगी कि जी 1 खरब 37 अरब रुपया हम लाहौर पे लगाएं, वो कहेंगे हम देहात में लगाएंगे, हम एजुकेशन में लगाएंगे, हम हेल्थ में लगाएंगे, हम मेयार जिंदगी बुलंद करेंगे। पता नहीं जिसका जो दिल कर रहा है वो मंसूबों के नाम पर करता चला जा रहा है। ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। हम अगली खबर की तरफ आ रहे हैं और अगली खबर सिर्फ और सिर्फ दर्द सर है। मेरा तो दिल कर रहा है मैं चुप कर जाऊं, क्योंकि बिजली चोरी ये वो सब्जेक्ट है जो ना कभी रुकना है, ना कोई रुकने देगा, ना ये पॉसिबल हो सकता है। मतलब शदीद उस टाइम पे जब बहुत कार्रवाइयाँ हो रही थी, पीक सीजन चल रहा था, बिजली चोरी का भी, बिजली इस्तेमाल होने का भी, तब भी ये अमल नहीं रुक पाया। अब तो किसी को डर ही नहीं है, आप जितनी मर्जी आप बिजली चोरी करते जाएं, होगा क्या, कंट्रोल कैसे ही होगा। बट यहाँ पे जो लोड शेडिंग वाली बात है ना, वो बहुत गलत है। मौसम तब्दील हो गया, 7-7 घंटे लोड शेडिंग। ये मंगल के दिन हमारे घर भी रूटीन है, 9 बजे से 4 बजे तक मंगल वाले दिन जो है वो लाइट जाती है। ये मेंटेनेंस के नाम पर है, लेकिन वो कितनी मेंटेनेंस होती है वो आपको आगे पता चल जाता है। इमरान देखिए, मैं प्रोग्राम से फ्री होकर शायद सिपरा साहब से लाजमी मिलना चाहूँगा कि वो ठीक है अच्छी खबरें देते हैं कि जी बिजली चोरी बढ़ने से लोड शेडिंग 7 घंटे तक पहुंच गई। कभी क्या हमें लेस्को या नेपरा की तरफ से ये खबर आएगी कि बिजली चोरी के वाक़यात को रोकने के लिए हमने ये पॉलिसी मरतब कर ली है? ऐसी कोई चीज़ जो है वहाँ से नहीं आती, जब हालांकि उनको पता भी है कि बिजली चोरी होती कहाँ से। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, कहाँ से कहाँ जा रही है, हम अभी तक की बिजली चोरी नहीं रोक पा रहे। अच्छा, हम प्रीपेड मीटरिंग की तरफ नहीं जा पा रहे, जो कराची आज से 10 साल पहले चला गया कि भाई आप हमारे मुल्क का शहर है, कार्ड डालें, जितने आपके पास यूनिट, जितने पैसे उतनी बिजली हो जाए, उसके बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कोई मीटर लगा। लेकिन बात वही आ गई ना जो हम पिछली खबर में डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक चीज़ बेहतर हो जाएगी तो भाई उसको बार बार ठीक करने के लिए हम हुकूमत से बजट कैसे मांगेंगे, उसका बार बार ठीक करने के लिए उसकी शिकायत कहाँ करेंगे, बार बार करने के लिए पैसा कहाँ लगाएंगे, बार बार उसको ठीक कराने के लिए हम अपनी जेब में पैसे कैसे डालेंगे। सबको पता है कि बिजली चोरी जो है वो कैसे होती है, सबको पता है, अब तो बच्चों को भी पता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कल मैं एक शॉप पे खड़ा था और वो बेचारा यही रोना रो रहा था कि दुकानदार कि जी आप तो मीडिया में होते हैं, आप इस चीज़ की आवाज़ बुलंद करें कि हमें जो है वो एक्स्ट्रा यूनिट डाल दिए जाते हैं, कभी रीडिंग जो है वो जो 12 तारीख लिखी होती है उससे 2 दिन बाद लिखने आ जाते हैं। ये तो पास एक बच्चा खड़ा था जो कि कोई चीज़ लेने आया था, तो उसने कहा आप जो है वो जो लिखने आता है नंबरिंग, उसे नाम भी नहीं आता था, कहता उसको पैसे दे दिया करें। मतलब ये देखे छोटे छोटे बच्चों के ज़हन में है ये चीजें। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या महकमे को नहीं पता होगा? अब बिजली चोरी की क्या मतलब, चले गर्मियों में तो जरूरत होती है, जरूरत से ज्यादा भी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि बिजली चोरी ज्यादा हो रही है, ज्यादा बिजली चोरी हो रही है, इसलिए वो सर्दियों में इतनी ज्यादा बिजली कम हो गई है कि वो अब लोड शेडिंग की तरफ जो है वो आ गए। बिल्कुल आप बात, अब कौन से एसी चल रहे हैं, बिल्कुल अब कौन से ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, अब कौन से लाइन लॉसेस हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। देखिए आपकी सनतें चल रही हैं, आपके बड़े कमर्शियल सार्फिन है, अगर सिर्फ उनका ही ऑडिट कर लें, उनका ऑडिट कर लें, मैं तो कहता हूँ जी आप उनका ऑडिट कर लें, आप कमर्शियल सार्फिन का और बड़े बड़े सनतकार जो सनतें चल रही हैं उनका आप ऑडिट कर लें। अगर वो उनके ऑडिट से मैच कर दे तो आपको चोरी वही पता लग जाएगी। एक तो नंबर 1 बात की है। फिर जो गैर कानूनी आबादियाँ यहाँ पे, मैं ये देख रहा था कि अभी एलडीए ने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं सब्जाजाद, गुजरपुरा और साइडों पे, वहाँ पे जितने भी झुग्गियाँ थी बनी हुई उनके अंदर बिजली के कनेक्शन प्रॉपर थे, वहाँ पे बिजली वो कैसे आ गए, यूज हो रही थी, वो कैसे आ गए, उनको पकड़ा गया जी। वहाँ पे टीवी चल रहे हैं, वहाँ पे आपकी केबलें चल रही हैं, वहाँ पे आप फ्रिज रखी होती, फ्रिज रखे हुए हैं, हाँ जी। तो वो अब सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे बिजली यूज हो रही है 100%। अब आपने जो बात की कि बिजली चोरी, ठीक है, उसका एक इम्पैक्ट तो ये है कि एक तो टेक्निकल बिजली चोरी हो रही है, पढ़ी लिखी व्हाइट कॉलर बिजली चोरी जिसका मैंने जिक्र कर दिया है। एक वो है जो बिल्कुल ही मतलब नजरअंदाज है, गुर्बत के नाम पे उन्होंने कहा कि जो मर्जी हम कर लें क्योंकि हम गरीब हैं, लिहाजा हमारा हम जो मर्जी कर लें। तीसरी एक और भी कम्युनिटी है, वो अशराफी है। अब उनका पेट भरने के लिए भी तो आपने मेरे मुंह से, आपके मुंह से बिजली के यूनिट छीनने हैं ना,
क्योंकि वो यतीम है, वो गरीब हैं, वो ज़कात होल्डर है, उन पे ज़कात लागू होती है, वो चाहे लेस्को के लोग हैं, चाहे बड़े बड़े वुज़रा हैं, जो भी हैं, जो मुफ्त बिजली ले रहे हैं ना, उनको तो वैसे डिक्लेयर कर देनी चाहिए कि कौम जो है ना उनको ज़कात दे दे, ठीक है, सही बात, क्योंकि इन पे ज़कात लागू होती है, बनती है। तो भाई जब आप इस तरह के इशराफिया के मुंह भर रहे होंगे तो किस तरह ये हम क्यों 7-7 8-8 घंटे की लोड शेडिंग भुगते हैं? वजह क्योंकि हमने गुरबा को पालना है, हमने अशराफिया जैसे ज़कात के मुस्तहिक लोगों को पालना है, उसके बाद हमने उनके पेट भरने हैं। और मुझे नहीं समझ आता कि वो जो इस तरह की बिजली लेते होंगे जिनके वो मुस्तहिक नहीं है, तो उनका अपना ज़मीर किस तरह मुतमईन होता होगा। सही बात है, तो ये भी चीज़ सोचनी चाहिए। ज़मीर मुतमईन है, मुतमईन वो है। अच्छी चलें, ये भी नींदें ठीक सोते है। हैं। हमारे एक बहुत ही दोस्त, करीबी दोस्त हैं, हसन अली जैदी ना, इन्होंने ये मुझे सुबह लेस्को का बिल भेजा है। ये कह रहे हैं जी कि 3 महीने पहले मेरा जो है मीटर ख़राब हुआ, ठीक है, मीटर ख़राब हो गया, मैंने कहते एप्लीकेशन दे दी, कहते उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने 3 महीने बाद मेरा मीटर लगाया है, लेकिन 3 महीने में वो लमसम मुझे बिल डालते रहे हैं, मैं बिल पे करता रहा 3 महीने बगैर मीटर के। कहते मैंने बिल पे किया वो वाला जो पिछले साल मैंने इतने यूनिट खर्च किए, वो बिल मैं 3 महीने एवरेज बिल मुझे पड़ा, मैं पे करता रहा। घर में कहते मैं रहता हूँ, मेरी बेगम है और मेरे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके 2 बच्चे हैं। कहते मेरे 2 बच्चे और हम मियाँ बीवी रह रहे हैं, ठीक है। और कहते ये मुझे बिल भेजा है उन्होंने, नया मीटर लगा दिया है, नया मीटर लगाया है, और इस महीने कहते मुझे बिल जो भेजा है उस पे यूनिट है 3580 यूनिट है, मतलब 3600 यूनिट उनको डाल के भेजा है। यार वो बच्चे बच्चे इलेक्ट्रिक होंगे ना, वो बिजली लेते होंगे, यही हो सकता है, ई चिल्ड्रन होंगे ना, वो बाहर है रोज चीजें। सुबह वो बच्चों को चार्जिंग पे लगा देते होंगे, रात को तार ले होते होंगे, यूनिट तो चलते हैं, मतलब कि हद है। मैं वैसे एक आपको बात बताऊंगा कि वो कहते हैं 2.5 लाख रुपए का बिल मुझे भेजा है, हम 2 फर्द हैं घर में, 2.5 लाख रुपए का बिल मुझे नया मीटर लगा के भेज ये अजियत बन गई, ये उसके गले पड़ गया है। अच्छा, ये बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे हैं लेस्को वाले। ये अनकरीब जो लोग कहते थे ना, मतलब कि मरीन नवाज शरीफ साहिबा ने भी कहा कि जी एलडी में बहुत करप्शन है, अनकरीब अब ये बात सेकंड हो जाएगी, ये टॉप ऑफ द लिस्ट है, ये उनको काट देंगे और वो भी कहेंगे शुक्र है हमसे भी ऊपर कोई आया, हमसे भी ऊपर कोई आया, हमारे से भी ज्यादा कामयाब यहाँ पर कोई है। लेकिन समझ से बाहर है कि गरीब आवाम बेचारी कब तक ऐसे पिसती रहेगी। वो लोग जो बिजली चोरी नहीं कर रहे, वो लोड शेडिंग की सूरत में भुगत रहे हैं, वो ओवर बिलिंग की सूरत में भुगत रहे हैं। पता नहीं कौन सी कोई ऐसी छड़ी आएगी जो इनको भी काबू कर सकेगी जादू की। समझ से बाहर है कि इनके गिर्द घेरा कैसे तंग किया जाए। ब्रेक के बाद आएंगे हमारे साथ ही। वेलकम बैक वंस अगेन। सो यहाँ तो मुझे लगता है वो जो कहते हैं आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने रोजाना की बुनियाद पर कारकर्दगी नोट करना शुरू कर दी है। फाइनली बड़ा अच्छा इकदाम है। अस्पतालों के एमएस हजरात टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, अपना काम किस तरह से कर रहे हैं, अस्पतालों के मामलात किस तरह से चल रहे हैं, इंतजामी मामलात, फिर इमरजेंसी के मामलात, फिर मशीनें ठीक हैं नहीं हैं, ये करना है एमएस साहिबान को, जो कि अस्पतालों के करता धरता हैं, जिनकी जिम्मेदारी है। फिर इनसे रिपोर्ट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। दुरे नायाब, मेरा ख्याल है कि उनको हमसे सीखना चाहिए। हमारे दफ्तर में आपको पता है मजाल है कि कोई बंदा 19-20 हो जाए और घर बैठा हो और तो दफ्तर ना पहुंचे या फिर कहीं मतलब कि दफ्तर में आऊँ उसके बाद मैं कहीं आपको आराम करता हुआ पाया जाऊँ। मतलब कैमरे खराब नहीं ना है, आपने 8 घंटे कैमरे नहीं है ना, हमारे डेस्क पे सैयद जैनुल आबिदीन बैठे हुए हैं आप जो फट से फाइन करते हैं आपने, आप ताखीर से 8 से 10 घंटे अगर ड्यूटी करनी है ना, तो फिर आप ये नहीं हो सकता कि उसमें कोई गुंजाइश हो, ठीक है। उसके अंदर आपको खुफिया मॉनिटरिंग यूनिट्स भी बनाने पड़ते हैं, फिर आपको लम्हा बलम्हा कोई रिपोर्ट किसी की एक्टिविटीज को भी नोट करना पड़ता है। वो तो मतलब बड़ी सीट पे बैठे होते हैं। यही बातें है ना, यही बातें है ना कि अब स्पेशलाइज्ड जो आपका हेल्थ का है डिपार्टमेंट, उनके हाथ में कितनी पावर है ये देखना पड़ेगा। क्या अभी भी वो किसी को मुअत्तल करने, सस्पेंड करने या किसी की कोई अपनी सजा देने के लिए वज़ीर आला का मुंह देखेंगे या फिर वो अपना खुद बाइख्तियार है? तो अगर तो वो है तो फिर तो एमएस साहिबान को, डीएमएस साहिबान को, नीचे बाकी अफसरान को तो कोई उनका खौफ खतरा होगा। अगर वो एक्टिव नहीं है, उनको इजाज़त नहीं है कि इनको हाथ नहीं लगाना, तो फिर मतलब कि लुक बिजी डू नथिंग वाली एक्टिविटी है कि आप मसरूफ़ तो नज़र आएंगे लेकिन उसका आउटपुट कुछ नहीं होगा। तो इसमें तो आपको सबसे पहले बाइख्तियार करना है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो अब इस वक्त मिनिस्टर साहिबान और अगर सेक्रेटरी दोनों आपके एक लेज़र में आ जाएं और उनकी एक अच्छी हारमोनी बन जाए तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होगा।
लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी के सामने आप अपने वुज़रा को जलील करेंगे, उनको तज़ीक का निशाना बनाएंगे, तो फिर वो ब्यूरोक्रेसी उनकी इज्जत नहीं करेगी। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब जब इनके आपस में रिफ्ट रहेगी तो उसकी इंजॉयमेंट जो है ना वो पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट नीचे करेगा, चाहे वो अस्पताल हैं, चाहे वो आपके बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, चाहे वो DMS MD जितने भी लोग हैं ना, उनको पता है कि इनके आपस में तो बन नहीं रही। तो फिर वो उनको ना आधे लोग उसके कान भर के खुशामद करके काम चला लेंगे, आधे लोग ब्यूरोक्रेसी के कर लेंगे। तो आपको ये फ़ायदा नहीं होने की ज़रूरत, इसमें 1 पेज आने की ज़रूरत है। इसमें आपको सज़ाएं जो है वो डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। इसमें आपको जिस तरह हमें पता है कि 3 दिन अगर हम लेट होते हैं तो हमारे अगले दिन की तनख्वाह कटती है, बिल्कुल ठीक है, तय है उसमें। वो ऑटोमेशन पे है, वो HR को किसी तरीके से बटन दबाने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही है। आपके एग्जिट एंट्री है, आप 3 दिन लेट हुए, बायोमेट्रिक आपके हाथ में, बायोमेट्रिक आप 3 दिन लेट हुए तो आप फारग है, ठीक है। उसके बाद रेपिडेटली और सजाएं, अगर मुसलसल करते हैं तो फिर आपको 1 नोटिस 2 नोटिस और फिर आप फारग है। तो भाई आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरह HR मैनुअल पे जाना होगा, आपको उनकी तरह सजा जजा टर्मिनेशन फारिग करने के तरीकों को अडॉप्ट करना होगा, चाहे आपको कानून साजी करनी पड़े, कानून में रद्दोबदल करनी पड़े। जब तक किसी एम्प्लॉय को, किसी बड़े बंदे को उसकी सजा और जजा का नहीं पता होगा ना, वो परफॉर्म नहीं करेगा। बिल्कुल, MS और DMS होंगे तो डॉक्टर साहिबान भी टाइम पे होंगे, आपके अस्पतालों के मामलात भी सही चलेंगे। अगर सरबराही नहीं होगा, कोई चेक एंड बैलेंस रखने वाला नहीं होगा, तो फिर कौन पूछेगा। देखिए जी, देर आए दुरुस्त आए वाली बात यहाँ पे फिट बैठती है। हम हमेशा ये कहते हैं कि जो हॉस्पिटल्स की हालात हैं इनमें हमेशा दुरनिया भी यही बात जो है वो कहते हैं, मैं भी हमेशा यही बात कहता रहा हूँ कि जब तक सेक्रेटरी साहिबान वुज़रा जो है गवर्नमेंट खुद नहीं इन्वॉल्व होगी हॉस्पिटल्स के मामलात में, ये चीज़ें बेहतर नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मैं लाजमी मेंशन करना चाहता हूँ कि मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैंने उस कॉन्फ्रेंस को कवर किया था कि निगरान सेटअप में वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी जो हैं, इन्होंने फ्लैटिस होटल में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें तमाम सूबे भर के MS DMS और एडमिनिस्ट्रेटर्स को बुलाया गया था, जिसमें उनको ये कहा गया था कि आप आला पाए के डॉक्टर्स तो हैं, आप आला पाए के डॉक्टर्स तो हैं, इसीलिए आप MS और DMS के ओहदे पर पहुंचे, एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे पर पहुंचे, लेकिन हम आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग जो है वो करेंगे। वो हम प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं ताकि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग हो, आपको पता चले कि हॉस्पिटल के माली मामलात भी कैसे चलाने हैं, HR को कैसे चलाना है, इंतजामी तौर पर चीजों को कैसे देखना है। ठीक है, इलाज मुआवजे के हवाले से आप बहुत अच्छे हैं, इलाज मुआवजा आप लोगों को आता है, ठीक है, लेकिन इंतजामी मामलात की आपको ट्रेनिंग देनी है। वो प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है बेचारा बस वो नहीं चल सका। सेटअप चेंज हो गया, गवर्नमेंट चेंज हो गई, उसके बाद नई गवर्नमेंट आ गई, वो प्रोजेक्ट जो है वहाँ का वहीं रुक गया। अगर वो प्रोजेक्ट यकीन जाने अभी भी मुकम्मल हो जाए तो उसका फ़ायदा जो है वो सिर्फ MS और DMS इनको नहीं होगा, अवाम को होगा, हुकूमत को होगा, ठीक है। हुकूमत को इस तरह होगा कि उनका बजट जो है उन्हें पता होगा कैसे यूटिलाइजेशन उसकी हो रही है, कहीं मेडिसिन जो है वो गायब तो नहीं हो रही, मरीजों को ये होगा कि उन्हें बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियत जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, आपको इमरान फॉलो अप करने की अशद ज़रूरत है। आपने बहुत सारे DMS MS MD साहिबान को शोकास किया है कि दवाइयाँ मौजूद नहीं थी, क्या उसके बाद आपने कोई ऐसी खबर फॉलो अप पे देखी कि अब वहाँ दवाइयाँ मौजूद हैं? बिल्कुल। क्या चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, सर्विसेज हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल में, यहाँ माफ करिए अभी तो इंतजामी गफलत की खबरें जो है वही नजर आ रही है। जैसा वो लास्ट प्रोग्राम में आपने डिस्कस किया था, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चा जो है वो गिर गया, इसी तरह अभी भी लोगों को मेडिसिन जो है वो नहीं मिल रही, मेडिसिन जो है वो चोरी हो रही है। यहाँ अभी सोचा जा रहा है कि लोगों के घरों में मेडिसिन कैसे पहुंचानी, और उसके लिए जो कंपनी हायर कर रही है, उसकी ट्रेंडिंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है, अभी तो ये चीजें चल रही हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। खैर अच्छी चीज़ है, अगर तो आप ये कर लेंगे, मॉनिटरिंग का निज़ाम प्रॉपर कर लें, फॉलो अप लेना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे मामलात अस्पतालों के बेहतर हो सकते हैं। स्कूलों में आसामियाँ खाली हैं, 80 बच्चों के लिए एक टीचर है। प्राइमरी स्कूलों में 40 लाख से ज़्यादा बच्चे ज़ेर तालीम, तलबा को पढ़ाने के लिए सिर्फ 50,000 असातिज़ा दस्तयाब है। हेल्थ एजुकेशन आपकी प्रायोरिटी है, ये हाल हो रहा है। मैंने तो पहली खबर में यही कहा था कि हमने सोच रखा है कि हमने इसको बेहतर करना ही नहीं है। मुझे ये बताएं, सिंपल सी बात है, अभी हम ब्रेक में भी यही डिस्कस कर रहे थे कि जो प्राइवेट सेक्टर है, हम अल्लाह माफ करे माफिया नहीं कहते, प्राइवेट सेक्टर है, वो क्या करते हैं, ओ भैया आप उनसे सीख लो। वो लोग कौन है? मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो सरकारी स्कूलों की हालत खुद ही बदलना नहीं चाह रही, ध्यान ही नहीं, हालांकि इनके पास तरजीहात की, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि तरजीहात नहीं है। अगर ये प्राइवेट स्कूल्स को बेहतर कर देते हैं, सॉरी
सरकारी स्कूल्स को बेहतर कर देते हैं तो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ कौन जाएगा। और प्राइवेट स्कूल जो है इनको चलाने वाली खुद हमारी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट में ही लोग बैठे हुए हैं जो प्राइवेट स्कूल्स को चला रहे हैं। गरीब लोग क्या हमारी गवर्नमेंट जो है, मुझे ये बताएं हम सरकारी स्कूल में बच्चों को क्यों नहीं भेजते? क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम नहीं है, पढ़ाई का मेयार बेहतर नहीं है। क्या हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारे वुज़रा जो है, हमारा महकमा तालीम जो है, क्या सरकारी सतह पे इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं खोल सकता? खोल सकते हैं। इनको चाहिए हर टाउन में या हर यूनियन काउंसिल में एक इंग्लिश सरकारी स्कूल खोलें। मुझे याद है हम जब पढ़े थे तो टॉपर्स जितने होते थे मैट्रिक के सरकारी स्कूलों पे होते थे। अच्छा, सारे सरकारी स्कूल से होते थे। इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हम भी सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, कॉम्प्रिहेंसिव में मैं पढ़ा तो हमारी एक क्लास में 60-70 बच्चे होते थे। हाँ। और 4-5 सेक्शन होते थे। ये भी नहीं कि एक सेक्शन होता था। और आज मेरे क्लास फेलोज या हमारे आगे पीछे वाले बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, बड़े बड़े फौज के अंदर अफसर। हम लोग भी एमफिल करके बैठे हैं। आप एमफिल हैं। आप चले, हम अपने आप को चले, हम तो साफी बेचारे गरीब लोग होते हैं। हमें तो हुकूमत भी किसी खाते में कहती है आपको क्या पता है। वो तो वक्त अल्लाह ताला इज्जत देता है तो एक साफी सुबह चला के दिखा देता है, वो तो अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। तो हम अपने आप को निकाल देते हैं भाई लोग कहाँ कहाँ पहुँच के। लेकिन अब जो सरकारी बेचारे हैं, मेरा ख्याल है वो दुकान भी नहीं चला पाएंगे। 10 सेकंड है मेरे पास। मुश्किल है सरकारी बच्चों का जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सरकारी क्या हालात होंगे फिर, मुझे नहीं समझ आती। आपकी फिर वो जो तरजीहात, आपके नारे कहाँ रह जाते हैं? सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हेल्थ मामलात, एजुकेशन के मामलात, इन पर गौर कीजिए। ये आसानी जितनी लोगों के लिए होगी, चाहे वो अस्पतालों से रिलेटेड है, चाहे वो स्कूलों से रिलेटेड, हमारा मुस्तकबिल अगर हमने संभालना है तो ये 2 सेक्टर्स बहुत बेहतर करेंगे। और अगर ये कर गए तो लाहौरियन को सर पे बिठा लेंगे। ये हम आपको कह हाथों से सलाम करेंगे। आप लोगों के वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे। स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है। वो इसलिए अहम है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम नज़रअंदाज करते रहते हैं उनसे बहुत बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। यूरन कम आना, यूरन बहुत ज़्यादा आना, यूरन का रंग तब्दील हो जाना। अक्सर हम सोचते हैं कि शायद हमने पानी ज़्यादा पी लिया तो यूरन हमें सफ़ेद रंग का आ रहा है। बहुत पीला यूरन आना भी मसाइल का जो है वो पेशगोई हो सकती है कि कोई ना कोई मसला चल रहा है। खैर, इस पर तो हम आगे चल के बात करेंगे, आपको बताएंगे कि जी इस पे डिटेल्स क्या हैं। बट हम लोग अक्सर छोटी छोटी चीज़ें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना यूरन पे कंट्रोल ही ख़त्म हो जाता है। उसकी वजूहात क्या होती हैं, उससे क्या क्या मसाइल हो सकते हैं? जिन लोगों को मुसलसल यूरन आना शुरू हो जाता है उनको क्या करना चाहिए? फिर इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि शायद हम परेशानी में हैं, शायद टेंशन की वजह से है, शायद पानी ज़्यादा पी रहे हैं तो इस वजह से मुसलसल यूरन आ रहा है। कुछ लोगों को यूरन बिल्कुल ही आना बंद हो जाता है, बहुत कम आता है। वैसे आजकल मौसम तब्दील हो रहा है तो पानी की इनटेक भी हम कम कर रहे हैं, लेकिन ये अलार्मिंग कब है वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ख़वातीन में जो यूरिन इन्फेक्शन होता है इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं, इसके लिए आपको करना क्या है। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूँगी, यूरोलॉजिस्ट हैं एंड ट्रांसप्लांट एंड सर्जरी जिना हॉस्पिटल हैं जी, डॉक्टर शब्बीर चौधरी साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ना बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम तब्दील हो रहा है, पानी का इस्तेमाल हम सब कम करते हैं, तो नॉर्मली जिस तरह गर्मियों में हमें यूरिन आता है तो इस मौसम में थोड़ा कम हो जाता है। करना क्या है, आप पानी का इस्तेमाल कितना रखना है, सजेशन क्या है इस मौसम में? देखें, अगर हमने पेशाब के जो यूरिन कह लें, पेशाब कह लें, उसका जो बनना और वो उसकी जो मिकदार है, उसका जो रंग है और जो उसकी कंसिस्टेंसी है, या आप ये समझ लें कि उसके अंदर जो मौजूद केमिकल अज्जा हैं, उन सारों का बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी सी भी रद्दोबदल जो है वो किसी बड़ी बीमारी का पेशखेमा साबित हो सकती है। अब होता क्या है, जब हमारा जो जिस्म है इसमें ज़रा जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो पानी है, जिस्म का एक बड़ा हिस्सा पानी पे मुश्तमिल है, तो ये पानी जिस्म की नॉर्मल नशोनुमा के लिए, नॉर्मल अफ़ाल के लिए बड़ा ज़रूरी है। अब हम जब पानी पीते हैं तो हमारे जिस्म से उसके खारिज होने के मुख्तलिफ रास्ते हैं। सांस के ज़रिए खारिज होता है, आपकी सिक्रीशंस के ज़रिए जाता है, यूरिन उसका एक सबसे बड़ा ज़रिया है। इसके अलावा आपकी जो जिल्द है उससे बखारात बनकर भी पानी उड़ता है। अगर आप कभी गर्मियों में दोपहर में सहन में पानी फेंक दें गर्मी में, तो शाम में उसमें आपने देखा होगा भाप बन के उड़ रही है। इसी तरह से हमारे जिस्म के अंदर से पानी का अखराज होता है। सर्दियों में चूँकि हमारा एक्सपोजर कम हो जाता है, हम गर्म कपड़े पहनते हैं, टेम्परेचर मुतदल होता है, तो ये जो बखारात बन के उड़ने का अमल है ये कम हो जाता है, तो पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। लेकिन चूँकि हमारे जिस्म के अंदर मेजर जो कंपोनेंट ऑफ वाटर है, तो जो उसका मिनिमम लेवल है वो कम नहीं होता। तो जो 3 लीटर पानी है वो आपने पीना ही पीना है।
3 लीटर 12 गिलास पानी बनता है। अगर आप 12 गिलास से कम पानी पिएंगे 24 घंटे के अंदर, चाहे सर्दियाँ हैं चाहे गर्मियाँ हैं। गर्मियों में अगर आपने कोई ऐसी एक्सरसाइज की है, आपने कोई गर्मी में गए हैं जिसमें पसीना ज़्यादा आ गया, पानी ज़्यादा लॉस हो गया, तो ये 12 गिलास को आप 20 गिलास तक भी ले जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आप जिस तरह का काम कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सर्दी में पानी कम नहीं पीना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ऐसे तमाम मरीज़ जिनको गुर्दों के अमराज लाहक होने का ख़तरा है, या जिनकी ख़ानदान में किसी को गुर्दों का मसला रहा है और वो रिस्क पे हैं कि उनको गुर्दों का मर्ज़ लाहक हो सकता है, उनको तो बिल्कुल भी 12 गिलास से कम पानी नहीं पीना चाहिए, स्पेशली जिनमें गुर्दे की पत्थरियाँ बन रही होती हैं। क्योंकि जब आप पानी कम करते हैं, पानी कम हो गया और उसमें क्या हुआ, जो नमकियात होते हैं वो ज़्यादा बढ़ गए। जब नमकियात बैठ जाएंगे उसको आके पिंडे के ऊपर, तो वो क्या होंगे, वो स्टोन बन जाएंगे, वो पत्थरियाँ बन जाएंगी। इसीलिए सर्दियों में अंदर जो है गुर्दे की पत्थरियों के दर्द के अमराज में भी इजाफा हो जाता है। सही। सो अब मुझे ये बता दें कि कुछ लोग शिकायतें करते हैं कि कंट्रोल ही नहीं यूरिन पे उनका, सर्दियों में बार बार यूरिन आ रहा है, वो क्या पानी ज़्यादा पीना रीज़न होती है? और अगर पानी ज़्यादा पीना रीज़न हम समझ लें तो वो किस हद तक ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अच्छा ये पानी की वजह से है, अब अगर रूटीन से ज़्यादा हो गया तो अब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो हमें पेशाब ज़्यादा आने की मुख्तलिफ वजूहात हैं, उनको जानना ज़रूरी है। और दूसरी एक बात यह है कि जो मर्द और ख़वातीन, इनका मसला अलग-अलग है। पहले हम मर्द की बात कर लेते हैं। मर्दों के अंदर आमतौर पर ज़्यादा पेशाब बार बार आने की 40 साल के बाद की उम्र के अंदर जो वजह होती है वो प्रोस्टेट गदूद होता है, वो गदूद बड़ा होता है, उसकी वजह से आता है। शुगर के अंदर भी बाज़ लोग जो नहीं ख्याल रखते अपना, अगर बढ़ जाए तो उसमें भी पेशाब ज़्यादा आता है, इन्फेक्शन में भी ज़्यादा आ सकता है। लिहाजा मर्दों में तो ये 3 कॉमन आमतौर पर वजूहत देखी गई हैं। अब आ जाते हैं फ़ीमेल के अंदर। ख़वातीन के अंदर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्पेशली 45 के बाद, 45 साल के बाद, ख़वातीन का मसाना जिसे कह लें कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और उनका पेशाब पे कंट्रोल कम होना शुरू हो जाता है। तो उसमें पानी एक वजह नहीं होता, उसमें बहुत सारी वजूहत होती हैं। लाइक थोड़ा सा भी पानी पिया तो पेशाब करने चले गए हैं, या हमारी कोई घर में माँ बहन बेटी है तो उसने रात को बार बार पेशाब के लिए उठ रही है, या पेशाब करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाना शुरू हुई है तो रास्ते में पेशाब निकल गया है, या खांसी की है या छींका है तो उससे पेशाब निकल गया है। तो ये सारी जो अलामात हैं ये पेशाब की एक बीमारी जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लडर कहते हैं और बाद में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं उसकी अलामात को, ये उसकी अलामात हैं। और स्पेशली ख़वातीन को इस तमाम अलामात को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। काबिल इलाज है? बिल्कुल काबिल इलाज है। पहले एक वक्त होता था कि इसके लिए बड़े बड़े ऑपरेशंस कराने पड़ते थे, अब तो आपने सादा दवाई खानी है, उसी से आप ठीक हो जाते हैं और 100% काबिल इलाज है। बहुत हमारी पेशेंट्स हैं मेरी जो हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं 60-70 ईयर्स की, जिनको ये दवाइयाँ के साथ वो कंट्रोल कर रही हैं और अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं, अपनी नमाज़ पढ़ रही हैं, अपनी सफाई का, अपनी जो आप कह लें कि एक पाक साफ़ हो के तहारत से वो अपनी नमाज़ें भी कायम कर रही हैं। अब दूसरी अहम बात ये है जो ख़वातीन के अंदर आपने कहा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। ऐसी मेरी जो ये प्रोग्राम सुन रही हैं आपके प्रोग्राम के वसासत से, जिनकी उम्र कम है, जिनको अल्लाह ताला ने बच्चों की नेमत से नवाजा है और इस मराहल से ज़िचकी के मरहले से गुजरी हैं, और अगर किसी भी खातून का बच्चे की पैदाइश के बाद, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सी सेक्शन ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद पेशाब पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो ये एक सीरियस बीमारी है जिसको फिस्टूला कहते हैं। अच्छा। ये इतनी सीरियस बीमारी है अना, आप यकीन करें बच्चियों की तलाक़ें हो जाती हैं क्योंकि उनके पेशाब पे कंट्रोल ही नहीं होता। वो पैम्पर लगाती हैं, सारा पेशाब उनके ऊपर लीक हो रहा था, हर वक्त हो रहा होता है। तो ऐसी तमाम बहनों से, बेटियों से गुजारिश है कि अगर ऐसे मसले का शिकार हैं तो हमारे पास जिन्ना हॉस्पिटल में आएँ, हम इसकी एक छोटा सा ऑपरेशन होता है और उसके बाद ये मसला हमेशा के लिए सेट हो जाता है। और हम ये ऑपरेशन जो जिन्ना अस्पताल में बड़ी रूटीन के साथ हो रहे हैं और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। क्यों है, क्या एहतियात करनी है, किस चीज़ का ख्याल रखना है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है जो नॉर्मल डिलीवरी में कि बच्चे की जो पैदाइश का अमल है उसको लंबा कर दिया जाए। जो अनट्रेंड दाइयाँ हैं ये बच्चियों को जोर लगवाती हैं जिसकी वजह से मसाने के अंदर सुराख हो जाता है। दूसरी अहम वजह जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट हैं इनकी नाअहली की वजह से कह लें, या इनकी आप ये समझ लें कि लाइल्मी की वजह से बाज़ दफ़ा सर्जरी के दौरान ऑपरेशन जो आपका मसाना है उसमें कट लग जाता है तो दोनों रास्ते आपस में मिलकर पेशाब लीक होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। अपने गायनेकोलॉजिस्ट का इंतखाब भी प्लीज़ इस शो के ज़रिए ये भी मैसेज देना चाहूँगी, बहुत सोच समझ के और ध्यान से कीजिए। कुछ लोगों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कुछ ख़वातीन को यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता, उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी देखें, जब प्रेगनेंसी होती है तो एक बेबी है जिसने आपके पेट के अंदर माँ के पेट के अंदर जगह बनानी है, तो वो उसमें ये होता है कि जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती जाती है तो मसाने पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है।
तो वो जब मसाने में प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से भी पेशाब का जो कंट्रोल में प्रॉब्लम आता है, लेकिन ये ट्रांजिएंट होता है। जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो नॉर्मल हो जाता है। इसके लिए सिर्फ आपने वर्जिश करनी होती है और अच्छी खुराक का इस्तेमाल करना होता है। दूसरी अहम बात यह है कि ऐसे तमाम लोग जिनको पेशाब बहुत आता है, स्पेशली मेरी जो माएँ बहनें घर में बैठी या हमारी बुजुर्ग ख़वातीन देख रही हैं, वो दो चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो वो ये कि कभी भी उनको अगर इन्फेक्शन होता है, पेशाब में जलन होती है, बार बार पेशाब आता है या इचिंग होती है, जिसे कहते हैं खारिश सी महसूस होती है पेशाब के रास्ते में, तो उसका फ़ौरन इलाज कराएं। दूसरी अहम चीज़ ये है कि चाय, कॉफ़ी और कैफ़ीन जितनी भी है ये शाम असर के बाद ना लें, क्योंकि असर के बाद पीने से इनका मसाना हसास होता है। तो जो कैफ़ीन होती है ये मसाने को थोड़ा सा एक्साइट करती है, जिसकी वजह से मसाना बार बार पेशाब करने की हाजत महसूस करता है। तो इसलिए इनमें हम तो कहते हैं कि चाय का, कैफ़ीन का, कॉफ़ी का, कोक का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें या बंद कर दें। लेकिन अगर आपने बहुत ही करना है तो असर की नमाज से पहले पहले कर लें, ताकि रात को आपको प्रॉब्लम ना हो। यूरिन इन्फेक्शन की वजूहात मुझे बता दें ताकि देखने वालों को पता हो। कुछ लोग कहते हैं ना जलन के साथ यूरिन आ रहा है, बार बार आ रहा है, या फिर कम आ रहा है और ऐसे बार बार, अभी वॉशरूम से होकर है दोबारा आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि यूरिन आ रहा है पर वो आता नहीं है। इस जो आपने ये बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, मेरा ख्याल है इसके बाद कोई बात नहीं रह जाती। इसको हम कहते हैं अर्जेंसी। अर्जेंसी मीन है कि आपको अर्ज होती है, आपको तलब होती है पेशाब की, आप जाते हैं करने आते ही नहीं है। ये भी इसमें बिल्कुल इन्फेक्शन में होता है। और दूसरा, पेशाब में बड़ी शदीद जलन होती है, बार बार आपको बैठा नहीं जाता, बार बार वॉशरूम जाते हैं, थोड़ा सा करते हैं वापस आ जाते हैं। ये तमाम अलामात पेशाब के इन्फेक्शन की हैं। तो इसके लिए सबसे अहम चीज़ जो इन्फेक्शन में अपनी हाइजीन है। हमारा निसफ ईमान सफाई में है, लेकिन माजरत के साथ स्पेशली हमारी जो ख़वातीन हैं और जो है अपनी ज़ाती जो हाइजीन है, ज़ाती सफाई है, उसका अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़वातीन में इन्फेक्शन का ख़तरा मेल से कई गुना ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि इनकी जो पेशाब की नाली है वो छोटी होती है, इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो सबसे अहम बात यह है कि अपना जो है 3 लीटर से कम पानी नहीं पीना। अगर इन्फेक्शन हो जाए एंटीबायोटिक लेनी। हाँ, एक अहम बात ये नहीं है कि इन्फेक्शन हो गया फ़ौरन एंटीबायोटिक लेनी शुरू कर दें। पहले पेशाब का टेस्ट कराएं, अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक लें और अपने डॉक्टर की मर्ज़ी से लें। आपको मैं बताता चलूँ, हमारे ही डॉक्टर्स में, मेरी ही सरबराही में डॉक्टर्स की टीम ने जिना हॉस्पिटल में एक रिसर्च की है कि जो सारी दुनिया के अंदर जो एंटीबायोटिक्स हैं जो पेशाब के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं, पाकिस्तान में वो काम ही नहीं कर रही। मसलन एक सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवाई है मशहूर ज़माना, वो बहुत आम घर में खा, अच्छा पेशाब में इन्फेक्शन आप ये खा लो, फलानी खा लो, फलां को ये हो रहा था, जलन हो रही थी, हाँ जलन, वो ले लें। वो दवाई पाकिस्तान के 100 में से 87 मरीजों पे असर ही नहीं करती। आप दवाई देना ऐसे ही है आप उसका इस्तेमाल बार बार जी। उसकी वजह यह है कि हमारे अताइयों ने, हमारे नालायक किस्म के प्रैक्टिशनर्स ने उसको बार बार दवाइयाँ देके उसकी रेजिस्टेंस आ गई, कुव्वत मुदाफ़त आ गई है। तो सबसे अहम बात यह है कि अगर यूरिन का इन्फेक्शन है उसको सादा ना लें, घर में पड़ी कोई भी दवाई ना खाएं। ये ना हो कि आप उस वक्त तो आराम आ जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दवाई की कुव्वत मुदाफ़त आ जाए और फिर कभी आपको इन्फेक्शन हो तो वो दवाई आप पे असर ही ना करे। डॉक्टर साहब, कुछ होम रेमेडीज़ की तरफ भी लोग आ जाते हैं, मैं उसका जिक्र करूँ भी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। होता ही है ना कि घर में अगर आपको कह रहे हो उनको अच्छा यूरिन जलन के साथ आ रहा है और कम आ रहा है तो कहते हैं अच्छा कच्ची लस्सी पी लें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, मशरूबात का इस्तेमाल कर लें। इस पर मैं आपकी राय लूँगी। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। हम आ जाते हैं होम रेमेडीज़ की तरफ। अच्छा, घर में कहते हैं अच्छा आपको जलन के साथ यूरिन आ रहा है या फिर यूरिन कम आ रहा है तो कच्ची लस्सी बनाकर पी लें या किसी मशरूब का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें या पानी बार बार पीते जाएं। ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मकसद क्या है कि आपने लिक्विड्स पानी ज़्यादा करना है। कच्ची लस्सी में भी पानी है, मशरूबात में भी पानी है, स्कंजवीन में भी पानी है। आपने घरेलू रेमेडी की बात की, पेशाब के इन्फेक्शन से बचने की एक मैं सादा सा नुस्खा आपको बता देता हूँ। जो लेमन है इसके अंदर जो सिट्रस होता है, ये सिट्रिक एसिड जो होता है, ये ना सिर्फ पेशाब के इन्फेक्शन को रोकता है बल्कि गुर्दे में पत्थरी के बनने के अमल को भी रोकता है। तो सबसे अच्छी ये रेमेडी है लेमन, नेचुरल लेमन जो होता है, जिसे हम लीमू कहते हैं, नॉट लीमू पानी वो जो बाजार से मिलता है, लीमू। आप कावा पिए, उसमें लीमू का इस्तेमाल करें। आप रोज़ का एक लेमन पानी में डाल के पीना शुरू कर दें। अगर इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो उसकी किसी हद तक जो है बचत हो जाएगी। चलिए जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और दवाइयों से ज़्यादा अगर आप ये रेमेडी जिनको ये इशू है वो कर लें रोज़ाना की बुनियाद पर तो बहुत हद तक मसला हल हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा कि हम लोग बड़ा कंसर्न होते हैं अक्सर कि यूरिन का कलर जो है ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। नॉर्मल आपके सजेशन के मुताबिक नॉर्मल इंसान के यूरिन का रंग क्या होना चाहिए? देखिए, जो यूरिन का रंग है वो बदलता रहता है। अगर आप पानी कम पिएंगे वो रंग और होगा। अब अगर आपने कोई दवाई खा ली है उससे रंग बदल जाएगा।
लेकिन नॉर्मल जो रंग है वो लाइट येलो सा होता है। यूजली तो क्लियर होना चाहिए, लेकिन हमारी जो चूँकि जिस तरह हमारे वाला एरिया इसके अंदर लाइट वेरी लाइट येलो आप कह लें कि उसके अंदर होना चाहिए। अगर इसमें रंग में तब्दीली आती है, अगर आपका यूरिन का रंग लाल होना शुरू हो जाता है किसी भी तौर पे और आपको दर्द भी साथ महसूस नहीं हो रही, तो बिल्कुल आपने फौरी तौर पर अपने यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करना है, क्योंकि ये गुर्दे की इंतहाई अहम बीमारी कैंसर का जो अलामत है, और इसके लिए आपने बिल्कुल भी किसी भी तरह की आपकी जो डिले है, ताख़ीर है, वो आपके लिए मसाइल का बायस बन सकती है। दूसरी अहम बात यह है कि जो यूरिन होता है, जो पेशाब होता है, उसकी रंगत भी बदलती रहती है। हाँ, आप सुबह उठ के अगर यूरिन पास करें उसका कलर कुछ और होगा, है। दोपहर को और होगा, शाम को और होगा। तीसरी अहम चीज़ ये होती है कि कभी वो गाढ़ा होता है, कभी वो पतला होता है, वो भी डिपेंडिंग अपॉन द उसकी जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि जिस्म के अंदर जो आपकी नमकियात और पानी का लेवल है वो मेंटेन रहना। अगर वो कम हो जाएगा, नमकियात कम हो गए हैं तो नमकियात रिटेन होना शुरू हो जाएंगे। अगर नमकियात ज़्यादा हो गए हैं तो ज़्यादा निकलेंगे, जब नमकियात ज़्यादा निकलेंगे तो यूरिन गाढ़ा हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सी दवाइयाँ हैं, बहुत सी और चीज़ें जो आप खाते हैं, तो उससे भी यूरिन के रंग पे असर पड़ता है। तो इसलिए यूरिन का रंग भी एक अहम निशानी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइट यूरिन आ रहा है, वो भी खतरे की अलामत है? वाइट से मतलब फोगी वाइट कह लें। अगर आपको बहुत फोगी वाइट उसमें झाग बन रही है तो फिर वो एक अहम बीमारी की अलामत है। इसका मतलब आपके यूरिन में प्रोटीन आ रही है, तो उसका मतलब है गुर्दे ठीक काम नहीं कर रहे। देखिए, गुर्दों को सेहतमंद रखना है ना, आपका पेशाब का निज़ाम आपने सेहतमंद रखना है। 3-4 चीज़ें अहम हैं। पानी की मिकदार 12 गिलास से कम ना होने दें। लेमन का इस्तेमाल करें। अगर शुगर है तो शुगर अपनी कंट्रोल रखें। ब्लड प्रेशर जो है उस पर काबू पा के रखें, तो आपके गुर्दे हंसते मुस्कुराते बहुत अच्छी तरह काम करते रहेंगे। अगर आप उनको लिफ्ट नहीं कराएंगे और उनकी तरफ से आप जो है उसमें आपकी तरफ से डिलिक्वेंसी होएगी, तो याद रखें आपके गुर्दे आपसे बहुत नाराज़ हो जाएंगे। वो प्रोटीन खारिज करना शुरू कर देंगे, वो आपका काम करना बंद कर देंगे। तो इसलिए गुर्दों को मैं कहता हूँ खुश रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर गुर्दे खुश रहेंगे, गुर्दों को, दिल को भी खुश रखें, अपने आप को भी खुश रखें, अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं। अच्छा जी, हार्ट पेशेंट्स, फिर हमारे पास बहुत सारे हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, शुगर पेशेंट्स, अगर इनके साथ ये यूरिन से रिलेटेड मसला चल रहा है तो ये क्या ज़्यादा सेंसिटिव हैं? बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, जो दिल के मरीज़ हैं, जो दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, स्पेशली जिनका दिल कम काम करता है, अगर उनमें पेशाब की मिकदार कम हो रही है तो उसका मतलब ये है कि उनका जो दिल है पंप सही नहीं कर रहा। तो इस वजह से उनके जिस्म के अंदर पानी जो है वो रिटेन हो रहा है, रह रहा है। उससे उनके जिस्म पे सोजिश आना शुरू हो जाएगी, जिस्म सूजना शुरू कर देगा, पाँव पे सोजिश आ जाएगी, मुंह सूज जाएगा, हाथ पाँव सूज जाएंगे। तो उनको फौरी तौर पे अपने दिल के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि वो ऐसी अद्वियात दे जिससे पेशाब आवर अद्वियात दे, ताकि उससे यूरिन आए और ये जो पानी अंदर रह रहा है ये बाहर निकले। एक बात। दूसरी बात है, ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, अगर ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करेंगे तो उनके पेशाब के अंदर प्रोटीन आना शुरू हो जाएगी। उनके गुर्दे की जो झिल्लियाँ जो पेशाब बना के जिस्म से गंदे फासिद मादे निकालती हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी और अल्टीमेट एक कहते होते हैं यूरिया क्रेटिनिन, वो उनका बढ़ना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली उनके गुर्दे काम करना छोड़ देंगे। सही। हमारे यहाँ बहुत सारे अफराद जो है, मैक्सिमम लोग मैं अपने गिर्द देख लूँ सिगरेट नोशी करते हैं। ये भी क्या नुकसानदेह है और ये आपके यूरिन पर असरअंदाज होती है? देखें, बिल्कुल होती है। एक हसास मसाने का जो मरीज़ है उसके अंदर निकोटीन ले रहे हैं, निकोटीन क्या करेगी, मसाने को और ज़्यादा एक्साइट करेगी। और सबसे बड़ी वजह जो मसाने के कैंसर की पाकिस्तानी पॉपुलेशन के अंदर है वो सिगरेट नोशी है। ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर आप सिगरेट नोशी कर रहे हैं तो याद रखें आपको मसाने का कैंसर होने का ख़तरा आम बंदों से 7 गुना ज़्यादा है। ये भी समझ लीजिए, ये सब चीज़ें पूछने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जितने रिस्क फैक्टर समझ आ रहे हैं उनको कम किया जाए, आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दी जा सके कि ये मसाइल हो सकते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ इस तरह से यकीनी बनाना है। डॉक्टर साहब, हम अक्सर कहते हैं इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन की वजूहात की तरफ नहीं जाते। पब्लिक वॉशरूम कुछ लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ लोग पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं। सो ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आप अगर पब्लिक वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सफाई देखनी है। इन्फेक्शन ये चीज़ें भी कॉज करती हैं? ना, हमारा एज ए नेशन कह लें, एज ए सोसाइटी कह लें, या एज ए मुआशरा कह लें, हमारा तो ईमान सफाई था, बेशक, ठीक है। लेकिन माजरत के साथ आप किसी पब्लिक टॉयलेट में जाके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी ख़वातीन के अंदर सबसे बड़ी इन्फेक्शन की वजह ये पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल है। आप देखें, असूल तो ये होना चाहिए कि पब्लिक टॉयलेट में जो बंदा गया है उसकी जो भी कमोड है, फ्लश है, उसकी अच्छी तरह सफाई करे, पानी बहाए और उसको साफ करके रख के आए। यहाँ तो आपकी माजरत के साथ
90% अवाम को कमोड के ऊपर वॉशरूम करना ही नहीं आता। ये कितनी बड़ी हमारी जहालत की निशानी है हमारे अवाम की। वजह यह है कि हमने इन चीज़ों को जो है एक टैबू बना लिया। अब वक्त है कि हम अपने बच्चों को ये चीज़ें भी सिखाएं कि आपने अपनी ज़ाती सफाई कैसे करनी है, आपने पब्लिक वॉशरूम यूज़ कैसे करना है, अपने पेशाब कैसे करना है, अपने रफ़ा हाजत कैसे करनी है। अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो हम ये गंदगी फैलाते रहेंगे और ये बीमारियों में मुब्तला होते रहेंगे। बिल्कुल सही। अब मुझे डॉक्टर साहब आपसे ये भी पूछना है, आपने पेशाब के सुर्ख रंग की बात की, तो अगर किसी को ये इशू महसूस हो रहा है, अगर किसी के साथ ये इलामात चल रही हैं, तो फिर उसको इलाज की तरफ किस तरह से लेके जाना? देखें, अगर पेशाब का रंग सुर्ख हो गया या पेशाब में खून आना शुरू हो गया है और उसके साथ दर्द भी नहीं है, तो फिर तो आपको बिल्कुल परेशान होना चाहिए। फौरी तौर पर यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँ, वो आपके चंद टेस्ट कराएंगे और सबसे अहम टेस्ट उसमें ये होता है कि आपका अल्ट्रासाउंड करा के देखा जाएगा कि आपके मसाने के अंदर कोई रसौली तो नहीं बन गई, कैंसर तो नहीं जा रहा। फिर उसका बाद उसका बगैर कट के कैमरे से उसको टुकड़ा लिया जाता है, उसका मुआयना कराया जाता है। फिर उसका एक आगे लंबा एक साइकिल है, लेकिन ये बीमारी बड़ी ख़तरनाक है, बड़ी जिसे कि ढीठ किस्म की बीमारी है और इसमें मरीज़ की ज़िंदगी बहुत मुतासर होती है। लिहाजा इसको इनिशियल स्टेज पे, इब्तदाई स्टेज पे आप पकड़ लेंगे तो आपके लिए बेहतरी होगी, वरना प्रॉब्लम्स होंगे। एक बात। दूसरी अहम चीज़ ये है, अगर आपके पेशाब के साथ जलन भी हो रही है और ब्लड भी आ रहा है, तो मैंने देखा आमतौर पर हमारी जो लोग हैं उनके अंदर इसकी सबसे बड़ी वजह पेशाब का इन्फेक्शन होता है। तो इस सूरत में भी अपने डॉक्टर से रब्ता करें, पेशाब का एक छोटा सा सस्ता सा टेस्ट होता है वो कराएं और जो पेशाब के अंदर इन्फेक्शन आए उसके मुताबिक अपनी चंद दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स करें और उतने दिन ही खाएं जितने दिन डॉक्टर कहे, और आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजारें। बच्चों से रिलेटेड अगर कोई आप मैसेज देना चाहें, क्योंकि हम अक्सर बच्चों को लेकर भी कंसर्न हो रहे होते हैं, बच्चों में अगर आपको रेगुलर नहीं लग रहा पेशाब का आना या बहुत ज़्यादा आना लग रहा है, तो उस देखिए, बच्चों में सबसे बड़ा मसला ही पेशाब का, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जो बिस्तर पे बेड वेटिंग करते हैं, बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, वो एक बहुत बड़ी बीमारी है। इस तरह बच्चों के स्पेशली माएँ अपने जो बेटे होते हैं, बेटों पे नज़र रखा करें, उनकी पेशाब की धार देखें, उनके जेनिटेलिया का मुआयना करें कि क्या उनकी गोलियां अपनी जगह पे हैं, क्या उनके पेशाब के जो रास्ता है वो नॉर्मल है। होता ये है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनकी ये कुदरती तौर पर मरूसी बीमारी होती है जिसका इलाज नहीं कराया जाता है। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि बच्चों के अंदर अगर इन्फेक्शन होता है तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है, वो गुर्दे फेल कर देता है। तो इसलिए बच्चे अगर पेशाब में जलन की शिकायत कर रहे हैं या बच्चे पेशाब में पेशाब वाली जगह को मल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर इन्फेक्शन चल रहा है। तो फौरी तौर पे जो आपका प्रोग्राम सुन रही हैं हमारी माएँ, वो इस सूरत हाल को भांपें और अपने, क्योंकि बड़ा तो कोई बता सकता है ना कि उसके साथ इशू क्या चल रहा है, बच्चे तो बेचारे बता भी नहीं सकते हैं। सो इसके लिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। मैसेज क्या होगा डॉक्टर साहब देखने वालों के लिए? सिटी 42 के प्लेटफॉर्म से मेरा सबके लिए मैसेज यही है कि सेहतमंद गुर्दों के लिए सेहतमंद ज़िंदगी ज़रूरी है और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी में एतदाल ज़रूरी है। सबसे अहम ये है कि 12 गिलास पानी पिएँ, लेमन का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, शुगर कंट्रोल करें और सिगरेट नोशी से इज्तनाब करें और सिटी 42 देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। मैक्सिमम चीज़ें जो हम डिस्कस कर सकते थे वो हमने की हैं, ताकि हम लोग आपकी सेहत से हमेशा कंसर्न रहते हैं। और ये हमारे डॉक्टर साहिबान, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमेशा हमारे बुलाने पर आते हैं और आप लोगों के साथ ये बहुत ही स्पेशल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है आप तंदुरुस्त रहें और सेहतमंद रहें। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। आ जाए जी 27 नवंबर को जिनकी बर्थडे है उनकी तरफ। ज़ैनब की सालगिरह है, इसके बाद जी हसनैन की सालगिरह है, फैसल शेख की सालगिरह है, यहया है, मोहम्मद आसिम है और मिनाहिल अरशद, हारिस सरवर, आफान यूसुफ एंड अनाया यूसुफ, मोहम्मद अकील अशरफ, मोहम्मद नईम, फाहद मलिक, सैयद अब्बास काजमी, मुस्तफ़ा और इसके बाद जी गुल अहमद। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
दोस्तों, बर्थडे का दिन तो सभी के लिए बहुत स्पेशल होता है। आप उम्र के किसी भी हिस्से में हो, आपके पेरेंट्स की सालगिरह है, आपके बच्चों की सालगिरह है, आपके लव वन की सालगिरह है, या फिर आपके किसी बेस्ट फ्रेंड की सालगिरह है, हमें पिक्चर्स भिजवाएं और उनकी सालगिरह को स्पेशल बनाएं। इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है जी। अच्छा जी, आपने इसके लिए करना क्या, स्क्रीन पर नंबर है, पहले आएँ पहले पाएँ और हमें पिक्चर्स भिजवाएं, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं और अपनी सालगिरह को स्पेशल बनाएं। इसके लिए स्क्रीन पर नंबर दिखा दीजिए, इस नंबर पर आपने अपनी पिक्चर्स भेजनी है और प्रोग्राम में शामिल हो जाना है। अच्छा जी, अब इसके बाद जी हमने आगे बढ़ना है, सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाना है, आपको बताएंगे माल का हाल। सो ये चीज़ें बताने का मकसद होता है कि आप घर में बैठे अपडेटेड रहें। अगर आप करेंसी चेंज कराना चाह रहे हैं और आपको पाकिस्तानी करेंसी के साथ साथ ध्यान रखना है कि चलिए बाकी करेंसी का रेट क्या चल रहा है, तो आपको रेट लिस्ट दिखा देते हैं जी। ये तो थी जी रेट लिस्ट जो कि हमने आपके साथ करेंसी की शेयर कर दी। सब्जियों के रेट अगर आपको चाहिए और अगर आप जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से ये भी बात चल रही थी कि क्योंकि शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट भी बंद थे तो सब्जियों के रेट भी कुछ ज़्यादा हैं, तो रेट लिस्ट आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। देख लेते हैं आज के भाव। हमारी रिपोर्टर अफशा इस वक्त मौजूद हैं ओपन मार्केट में, उनके पास है आज की रेट लिस्ट। ओवर टू यू। मुल्क में जारी इंटर ट्रांसपोर्ट रुकावटों की वजह से सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। जितने दिनों से धरने हो रहे एहतजाज की ये बातें की जा रही हैं और इसकी वजह से जितनी ज़्यादा इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट रुकी हुई है उसकी वजह से सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने में दिखाई दिया जा रहा है, क्योंकि सब्जियों का नया माल जो है वो आ नहीं रहा है और जो पुरानी सब्जियाँ मौजूद हैं दुकानदारों के पास वो बहुत ज़्यादा दामों पर करके बेची जा रही है उनकी जानिब से। सरकार की जानिब से आलू की कीमत 130 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ये बाजार में 160 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 150 है, लेकिन ये 180 में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटरों की सरकारी कीमत 180 है, लेकिन ये 220 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लहसुन की सरकारी कीमत 450 है, लेकिन ये 550 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अदरक की सरकारी कीमत 220 है, लेकिन ये 640 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 180 है, लेकिन ये 200 रुपये तक, और गाजर की सरकारी कीमत 130 है, लेकिन ये भी 150 तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मटर की सरकारी कीमत 190 है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स 350 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मूली की सरकारी कीमत 50 है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स 80 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। पालक की सरकारी कीमत 90 रुपये है, लेकिन ये 120-130 रुपये से कहीं भी कम जो है फ़रोख्त में दिखाई नहीं देता है। जितनी भी सब्जियां उनकी कीमतों में बुनियादी इजाफे की बजाय इस वक्त जो है इंटर ट्रांसपोर्ट रुकावट दिखाई दे रही है, लेकिन शहरियों का कहना है कि ये कीमतें हमेशा से ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जो सरकारी रिकनामे हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाने के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इस हवाले से ये जो सब्जियां हैं जिन्हें हमने रोज़ ही खरीदना होता है, इनकी कीमतें जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी थैंक यू सो मच जी। हम ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। आपकी सेहत का ख्याल रखना हम हमेशा से जो है वो अपने सेगमेंट्स में लाजमी रखते हैं कि हम आपके साथ कुछ टिप्स ऐसी शेयर करते रहे कि आप घर बैठ के अगर एक्सरसाइज करना चाह रही हैं तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाए। तो देखते हैं आज की हेल्थ टिप। ज़ुहैब की तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। दिस इज बुखारी, आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। मेरे साथ है मरियम। आज का जो वर्कआउट है हमारा वो है कार्डियो प्लस शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे, साथ साथ हम कार्डियो इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ओके, तो वार्म अप करेंगे। सबसे पहले वार्म अप करेंगे जंपिंग जैक से, बल्कि हाई नीज से आज करें, लोग बोर हो गए आपके जंपिंग जैक से देखते। ओके शाबाश, 1 2 3 एंड गो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। परफेक्ट। ओके,
स्टार्ट करेंगे शोल्डर प्रेस से, शोल्डर का वर्कआउट है तो स्टार्ट करेंगे शोल्डर प्रेस से। 1 2 3 गो। 10 रैप्स करेंगे। शोल्डर के हमारे 3 मसल होते हैं, इंटीरियर डेल्टॉइड, फ्रंट शोल्डर, मीडियल डेल्टॉइड, सेंटर वाला एंड पोस्टीरियर डेल्टॉइड, बैक वाला। उसके अलावा ट्रैप्स, ट्रेपीजियस मसल ही है, इसको हम ट्रेंड करेंगे। 4 मसल है जिसको हम ट्रेंड करेंगे, और चारों जब भी हम नाम लेते हैं कि शोल्डर वर्कआउट है उसके अंदर सारे मसल आते हैं इसके अंदर, और हम सबको ट्रेंड करेंगे इंशाल्लाह। शाबाश। थोड़ी सी लेग्स ओपन करें शोल्डर पे। फाइन। 3 2 एंड 1। शाबाश। ओके, इसके साथ हम कार्डियो ऐड करेंगे, माउंटेन क्लाइंबर। ठीक है, ओके। 10 सेकंड माउंटेन क्लाइंबर। 1 2 3 गो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। परफेक्ट। ओके, आ जाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे डंबल के साथ, डंबल लैटरल रेस। तो पहले हमने शोल्डर प्रेस किया, इसके अंदर हमारे 3 मसल शोल्डर के यूज होते हैं, इंटीरियर, मीडियल, पोस्टीरियर, मतलब कि 3 मसल एक साथ एक एक्सरसाइज में यूज होते हैं। लेकिन अब जो एक्सरसाइज करने लगे हैं लैटरल रेस के अंदर जस्ट आपका साइड का मसल यूज होगा। ओके, 1 2 3 लेफ्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अच्छा, एक आपने मिस्टेक किया, जब भी एक्सरसाइज करने स्टैंडिंग पोजीशन में कभी भी लेग्स जोड़ने नहीं, शोल्डर के बराबर आपने लेग ओपन करना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम जाएंगे दोबारा कार्डियो पे, माउंटेन क्लाइंबर्स। 1 2 3 गो। हर सेट के बाद माउंटेन क्लाइंबर ऐड करेंगे 10 to 20 सेकंड्स के लिए, लेकिन अगर आप 3 सेट्स के बाद ऐड करें तो ऑब्वियसली फॉर 1 मिनट एटलीस्ट। शाबाश। 5 4 3 2 एंड 1। परफेक्ट। ओके, डंबल अगेन पकड़ लें। अब करेंगे हम फ्रंट रेज, फ्रंट शोल्डर के लिए, इंटीरियर डेल्टॉइड के लिए। शाबाश। कंबाइन करेंगे, कंबाइन डंबल लिफ्ट करेंगे। 10 9 8 परफेक्ट। 7 6 बहुत अच्छे मरियम। 5 4 3 2 एंड 1। और ये शोल्डर की जितनी भी मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ, ये उन लोगों का जिनका फ्रोजन शोल्डर का मसला है वो भी लाजमी करें, लेकिन वो लोग करें वेट के बगैर या बिल्कुल लाइट वेट उठा के, तो उससे भी उनका शोल्डर फ्रोजन शोल्डर का मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ओके, कार्डियो। ओके, 1 2 3 एंड गो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। परफेक्ट परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज शोल्डर की हम करेंगे बेंट ओवर लैटरल रेस। 5 एक्सरसाइज हम करेंगे शोल्डर की, इसमें से हमें 4th वन कर रहे हैं। शाबाश। परफेक्ट। 1 2 3 4, ये पोस्टीरियर डेल्टॉइड के लिए हम कर रहे हैं इस वक्त। 6 7 8 9 10। ब्रेक चाहिए आपको या कर लेंगी? शाबाश। ओके, गो। 1 2 3 स्टार्ट। 10 9 परफेक्ट पोजिशन। कीप गोइंग। शाबाश। 5 4 कीप ब्रीथिंग। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ। जिप अप नहीं करेंगे लिप्स। 3 2 एंड 1। एक्सेलेंट मरियम, बहुत आला। ओके, द लास्ट वन एक्सरसाइज, 5th वन इज श्रग्स। डंबल पकड़ेंगे, जस्ट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ओके, 1 2 3 एंड गो। परफेक्ट। ये हमारे ट्रैप्स मसल के लिए है। जिन लड़कियों को बड़ा शौक होता है कि यार मेरी ब्यूटी बॉन बननी चाहिए, तो उसके लिए बड़ी बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आपको ब्यूटी बॉन चाहिए तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है। क्या बात। 10 रैप्स करेंगे अब से। 10 9 8 कम ऑन 7 6 5 4 3 2 एंड 1। मरियम, लास्ट में दोबारा से हम करेंगे। थैंक यू सो मच जुहेब, आप अपना ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।